नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, एक ज़माना था जब दीवारों पर लिखे होते थे रिश्ते ही रिश्ते, और आजकल ये रिश्ते बीच मझधार में टूट रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है समाज में कि शादियां एक दिन भी नहीं चलती, कईयों की एक महीना नहीं चलती तो कईयों की 10 साल चलने के बाद रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। ऐसा क्या हो रहा है समाज में कि बेटे के खिलाफ बाप को अदालतों में जाना पड़ रहा है, और किस तरह का हमारा हरियाणा हो गया है, ये एक बातचीत का विषय है। पॉलिटिक्स के अलावा हमने जिन मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश की है, उनमें से एक ये मुद्दा भी बहुत ज़रूरी है कि अब रिश्ते क्यों नहीं चलते। और इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक के बहुत ही प्रसिद्ध वकील, और इन जो कोर्ट मैटर हैं इनमें इनका 26 साल का अनुभव है, एन.के. सिंघल जी का स्वागत है। नमस्कार जी। कैसे हो सिंघल साहब? बहुत अच्छे। सिंघल साहब, 26 साल आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए जी। हो गए हैं, और मुझे 20 साल पत्रकारिता करते हो गए हैं। पहले गांव में जब बात चलती थी, शहर में बात चलती थी, कोई एकाध पति पत्नी के बीच में हम अनबन हो जाया करती थी, और वो अनबन गांव में ही पारिवारिक सदस्यों के बीच निपट जाया करती थी। लेकिन अब साल दर साल ऐसा क्यों हो रहा है कि रिश्ते चलते ही नहीं हैं, और वो सीधा फिर आप कोर्ट में पहुंचते हैं वो रिश्ते। आपके तजुर्बे क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, रिश्तों में जो दरार का कारण है वो हमारे समाज से ही आया है। जो हम जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस समाज में संयुक्त परिवार होते थे जी। और संयुक्त परिवार के अलावा भी जो हमारा पड़ोस है या हमारी रिश्तेदारियां हैं वो काफ़ी क्लोज रहते थे। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे और हम कोशिश करते थे कि चाहे मेरे परिवार में है, चाहे मेरे रिश्तेदार में है, चाहे मेरे पड़ोस में है, अगर किसी की कोई समस्या है तो मैं उसको हल करने में कैसे सहयोग करूं। वो कुछ जो जिम्मेदार पक्ष था हमारे समाज का, उसमें बदलाव आ रहा है। अच्छा जी। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। जो एक सामाजिक सोच थी कि मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ आसपास चाहे मेरे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनकी दुख सुख में मैं मदद करूँ, उस चीज़ में फ़र्क आ रहा है। अच्छा जी। जी। तो जैसे आपने कहा कि भाई पहले जो है अनबन अनबन कभी से ही होती थी। पति पत्नी है तो अनबन होगी। हाँ, बात यह है कि उस अनबन से वो किस तरीके से निपटते थे। अब उस निपटने में पति पत्नी की समझदारी भी सहयोग करती है, उनके परिवार की समझदारी भी सहयोग करती है, और जो उनके एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी भी सहयोग रहता है उस चीज़ों को सुलझाने में। अब जिस समाज में हम हैं, संयुक्त परिवार के टूटने के बाद जो एकल परिवार बने हैं और जैसे संपत्तियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हुई हैं, उस वजह से भी परिवारों में थोड़ा सा तोड़ आया है। एक दूसरे के प्रति जो पारिवारिक संपत्ति के विवाद हैं उनकी वजह से ही, किसी को ज़्यादा मिला या किसी को कम मिला, उस वजह से भी आपस में थोड़ा सा परिवारों में फ़र्क आ रहा है। जी। अच्छा, अगर मैं पारिवारिक रिश्तों की बात करूं, जी। पति पत्नी के रिश्तों की बात करूं, तो आजकल मैं ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं कि भाई शादी हुई थी, लड़की गई और अगले दिन ही उसने मना कर दिया वहाँ से जाने का, क्योंकि एक दूसरे को जानने पहचानने में तो वक्त चाहिए। तो क्या इस तरह के आपके पास भी अब केसेज आ रहे हैं कि जी एक ही दिन गई हाँ, थी? ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जब एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, उसके बाद भी जो है या तो हस्बैंड कहता है कि मैं नहीं रह पाऊँगा साथ, या वाइफ कहती है कि मैं नहीं रह पाऊँगी साथ। ऐसे केसेस आ रहे हैं। अच्छा। और इन केसेस में जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि या तो लड़के के परिवार में कोई ना कोई ऐसा है जो इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश में है, या लड़की के परिवार से कोई ऐसा है जो इसको बढ़ाने की कोशिश में है। तो परिवार में जो बुज़ुर्गों का इसमें योगदान होना चाहिए, उन दोनों को इकट्ठा रखने में, समझाने में, या कोशिश करने में कि शादी बची रहे, उसमें भी हम देख रहे हैं कि फ़र्क है। अच्छा। उसमें जो जैसे पहले 5-5, 6-6 या 4-4 बच्चे होते थे, अब ज़्यादा परिवारों में 2-2 बच्चे ही होते हैं।
तो उसमें जो बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती हमारे समाज में रहती थी, उसमें कमी आ रही है। अच्छा जी। बच्चों के साथ जब हम सख्ती करते हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन अच्छा रहता है। अब बच्चे डिसीजन खुद लेने लग गए हैं। देखो, डिसीजन लें, अच्छी बात होती है ये भी, लेकिन वो डिसीजन क्या समझदारी से ले रहे हैं वो बात आ जाती है। अच्छा। अब आपकी मैरिज हुई है, देखिए आजकल जो भी मैरिजेस होती हैं, सगाई से लेके मैरिज तक बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, कभी कभार मिलना जुलना भी होता है उनका आपस में। वो इस एक्सटेंट तक चाहे भले ही ना हो कि वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएं, लेकिन थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में वो मैरिज से पहले जानते हैं। और जब आप साथ फेरे लेते हैं, मैरिज की प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो आप ये सोच के किया जाना चाहिए कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। आपने जो ये किया है तो इस शादी को बचाने के जितने हर संभव प्रयास हैं आपने करने हैं, लड़के की तरफ से भी, लड़की की तरफ से भी, और उन दोनों के परिवारों की तरफ से भी। तो उस चीज़ की जो समझ है उसमें कमी आ रही है। अगर मान लीजिए लड़का लड़की के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो हम कई बार पूछने की कोशिश भी करते हैं। हम पूछने की कोशिश जब करते हैं तो बहुत बार कोई ऐसी बुनियादी बात नहीं निकलती कि जिस वजह से ऐसा डिसीजन लें कि हम अलग रहें। अच्छा। ज़्यादातर कारणों में छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे छोटी छोटी बातें, मसलन कि लड़की शादी करके नए घर में आती है, देखिए एडजस्टमेंट में समय लगता है। हमने ये देखा है, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमारे यहाँ रहा है कि बड़े बुजुर्ग ने हमें कुछ भी कह दिया या मार भी दिया तो भाई बुरा नहीं मानते, बुजुर्ग हैं। आजकल थोड़ा सा ये है कि मुझे कह कैसे दिया, या मैं ठीक कर रहा हूँ तो मुझे क्यों कह दिया। बहुत सारे झगड़ों का ये कारण है। मान लीजिए बातचीत हो रही है हस्बैंड की या वाइफ की, बातचीत में हस्बैंड ने कुछ बात पता नहीं किस नियत से या किस समझ से कही और दूसरे ने, समझने वाले ने किस वजह से समझी, तो उस समझ के हेर फेर में वो डिस्प्यूट जो बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसमें फिर जो बड़ों का योगदान है वो भी हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा समझाने वाला नहीं होता, क्योंकि बच्चे एक या दो हैं, वो बच्चों की जिद के आगे हथियार डाल देते हैं बजाय के बच्चों को समझाने के। इस बात में मैं ये नहीं कहता, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जेन्युइन रीज़न भी हो सकते हैं दोनों के साथ ना रह पाने के, पर ज़्यादातर चीज़ों में हमने देखा है कि कोई ठोस बुनियादी कारण नहीं होता है। ज़्यादातर कि भाई किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या समझा, क्या बात हुई, उसको समझ के जो वो हेर फेर हैं उनका कारण ज़्यादा रहता है। मतलब कूलिंग पीरियड नहीं है। अब हस्बैंड वाइफ है, लड़ाई हुई और सीधा थाने कोर्ट। मतलब थाने कोर्ट का तो ये है, जैसे मान लीजिए अनबन हुई किसी भी चीज़ को लेके। अब अनबन में जैसे हम कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छा जो है, एक दूसरे के अगेंस्ट आपकी कोई ग्रीवेंस है उसका सोल्यूशन वो आदमी दे सकता है। अगर लड़की को लड़के से कोई ग्रीवेंस है तो उसका सोल्यूशन लड़का ही दे सकता है, लड़के को लड़की से है तो उसका सोल्यूशन लड़की ही दे सकती है। तो जो उन दोनों का ट्रस्ट होना चाहिए ना, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आजकल। अच्छा। मान लीजिए लड़की कोई प्रॉब्लम बताती है, भाई मुझे आपके घर में ये प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट की, भाई आपकी मम्मी है उनका शुगर थोड़ा तेज़ है, या वो टोका टाकी ज़्यादा रखती हैं, या मैं जैसा काम कर रही हूँ उनको पसंद नहीं आ रहा है, या जो मैंने सीखा है उसको वो गलत कहती हैं, तो आप मुझे ये करके दें। या मतलब उसमें एडजस्टमेंट की बजाय कई बार कहते हैं भाई नहीं हम नहीं रह पाएंगे, अलग हूँ। अब किसी माँ बाप के पास एक या दो बच्चे हैं तो एक अजीब सी समस्या हो जाती है कि अभी मैरिज हुई थी अब अलग कैसे। बेटे के लिए भी दिक्कत है। अच्छा, बेटे की भी समस्या हो सकती है, भाई हो सकता है लड़की बिल्कुल ठीक कर रही हो, उसके अंदर हो सकता है कभी कभार शराब पीने की आदत हो सकती है, कोई और ऐसी आदत हो सकती है जिससे वो कभी कभार ज़्यादा एग्रेसिव रहे या कुछ ऐसी बात कह दे जो उसको पिंच कर जाए। तो वो चीज़ें इस तरीके से हैं कि मतलब आप जनरलाइजेशन भी नहीं कर सकते और स्पेसिफिकली आप पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते। तो जहाँ ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ के लिए ज़रूरी है कि वो ठंडे दिमाग से एक दूसरे के साथ बैठें, जो उनके विवाद के कारण हैं उनको नोट डाउन करके कोशिश करें क्या समझ में फ़र्क है दोनों की जो जो बातें हुई हैं, या एक्चुअल ही कोई डिस्प्यूट या कोई डिफरेंस की बात आती है। तो अगर वो इस तरीके से सोल्यूशन करें तो कोर्ट कचहरी से या पुलिस थानों से बचा जा सकता है। अच्छा सिंघल साहब, सोशल मीडिया जी, इस पे बहुत सारे लोग घंटों घंटों का वक्त दे रहे हैं। आपके पास जो कपल के केसेस जाते हैं उनमें सोशल मीडिया का कितना योगदान है? उसका भी है योगदान। उसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हस्बैंड सोशल मीडिया से एडिक्टेड है या वाइफ सोशल मीडिया से एडिक्टेड है।
फ़ोन्स में लॉकिंग रखते हैं। अच्छा, तो ये भी बड़ा कारण है। हाँ हाँ, उसकी वजह से गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। अच्छा। गलतफहमियां कैसे? भी हस्बैंड के मन में शक जा रहा है या वाइफ के मन में शक जा रहा है, उस शक को दूर अच्छे तरीके से करने की बजाय कई बार क्या होता है, खिंच के कुछ बात बोल दी, वो कहते मैं तो नहीं दिखाती या मैं तो नहीं दिखाता अपना फ़ोन, वो उस शक को पुख्ता करने वाला काम हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने में आई हैं। फिर दूसरा ये है, मान लीजिए घर की जिम्मेदारियां हैं, अगर दोनों ही वर्किंग हैं तो सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, शाम को आएंगे। अब एंटरटेनमेंट में जब हम लोग छोटे थे तो गली मोहल्ले में खेल लेते थे, थोड़ा सा और बड़े हुए तो जैसे टीवी आ गया था, लेकिन टीवी पे भी क्योंकि लिमिटेड प्रोग्रामिंग थी तो कुछ वक्त होता थोड़े था। थे। हाँ, तो हम अब क्या है कि वो एंटरटेनमेंट जो है मोबाइल में है, चाहे उनको सोशल मीडिया से करना हो, चाहे रील्स देखनी हो, चाहे शॉर्ट वीडियोस देखने हो, तो उसमें क्या होता है, आदमी जब देख रहा है तो कई बार पता नहीं लगता कितना वक्त निकल गया। तो उसमें मान लीजिए किसी ने किसी से कोई काम की एक्सपेक्टेशन है, या सपोज कोई लेडी है अगर होमली है तो उसके जो दिनचर्या है उसमें कहीं डिले होता है, उस डिले में भी आप कैसे उससे डील कर रहे हो? हस्बैंड ने कुछ गुस्से में बोल दिया तो उससे फ्लेयर अप हो गई चीज़ें। तो इसका सोशल मीडिया एडिक्शन का भी हाथ है, दोनों तरीके से जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अच्छा सिंगल साहब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जी, ये आजकल के रिश्तों में तनाव का कितना बड़ा कारण है? देखिए ऐसे भी केसेस हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी। रूटीन में आते हैं अब ऐसे केसेस? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि इक्का दुक्का हैं। अच्छा, बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी जो मैटर है, देखो ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, लेकिन उस शक की वजह से बहुत केसेस आ रहे हैं जब वाइफ को हस्बैंड पे या हस्बैंड को वाइफ पे इस तरीके का शक हो। तो आप तक पहुंचने में और आपके बाद तलाक लेने में उनको कितना वक्त लगता है? देखिए जो कोर्ट में केसेस होते हैं, हम कितना भी कोशिश कर लें, किसी को अगर तलाक चाहिए है और दूसरा उससे लड़ रहा है तो उसकी इंटेंशन है कि तलाक ना मिले। हाँ मिले, उसको सजा देता है। मतलब सज़ा ये है कि जो तलाक का मुकदमा है, आप कितनी भी फास्ट ट्रैक से कोशिश करेंगे तब भी जो दूसरा आदमी है उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं देना चाहता तलाक। और वो कर सकता है डिले। हाँ, ऐसे मतलब कुछ चीजें हैं डिले उनके हो पास। सकता है, क्योंकि देखो जुडिशरी में जजेस हमारे पास लिमिटेड हैं, केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। फैमिली मैटर्स के लिए एक्सक्लूसिव फैमिली कोर्ट्स बना दी गई हैं। अब हमारे रोहतक में 2 फैमिली कोर्ट्स हैं। अच्छा जी। लेकिन वहाँ पर कॉजेज बहुत बड़ी होती है दोनों कोर्ट्स में। तो उस ओवरवेलमिंगली जो पेंडेंसी है उसकी वजह से डिले है। आप मान लीजिए कि भाई नॉर्मल कोर्स में हम कहें तो 3 से 4 साल केस को डिसीजन होने में लगते हैं। अच्छा, ये डिसाइड होने में कि तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिसीजन होने ये में। डिसीजन होने में। तो फिर जब वो बंदा आता है या कोई बंदी आती है आपके पास कपल में से, तो वो तो कहता है जी मुझे कल ही तलाक दिला, तो ऐसा है? हाँ ऐसा है। मतलब क्या होता है, जिन लोगों का कानून से कभी वास्ता नहीं रहा, कोर्ट कचहरी से वास्ता नहीं रहा, तो वो आजकल सोशल मीडिया भी उसमें सहायक है कि वो वीडियोस देख के आते हैं कि ऐसा हो जाएगा, या अपने नोशंस बना के आते हैं कि अच्छा, ऐसा पहले हो ही कानून जाएगा। पढ़ के भी आते हैं वो? मतलब पढ़ के तो नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया पे जो वीडियोस हैं उसमें देखो कुछ ठीक भी बताते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो गलत भी बताते हैं। कि फलानी धारा में आपको हाँ तुरंत मतलब हाँ, जैसे तो वो उस तरीके की गलतफहमियों के शिकार भी आते हैं। लेकिन यही है कि जो पारिवारिक मसले हैं उनका तुरंत से अदालतों में अभी हल नहीं है। और हम जब उसको देखते हैं तो हम कई बार उसको अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस में ऐसा भी देखा है कि जो प्रोसीजरल डिलेज कोर्ट्स में है उसकी वजह से बहुत से घर बसे भी हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है आपका कि कोई डिसीजन पे आने वाला था केस? और हाँ हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए पेंडेंसी चल रही है, लंबा चल रहा है केस। हाँ। एक आदमी अड़ा हुआ मुझे तलाक चाहिए, एक आदमी कह रहा है मुझे नहीं देना। अब क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल आप बता पाएँ? हाँ काफ़ी पुराना केस है, उसमें एक लेडी जो है, 2 बच्चे थे, उनके हस्बैंड थे। हस्बैंड मेंटली थोड़ा वीक थे तो वो घर से किसी वजह से चले गए, केसेस वगैरह इनिशिएट हो गए आपस में। 5-6 साल केस लड़ने के बाद वो इकट्ठे हो गए। अच्छा। हाँ, उसका कारण क्या रहा, जैसे वो लेडीज़ थी तो उसको जब वो साथ रहते थे तो बहुत से लोग उकसाते थे, आपका ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो जब वो सेपरेट हुई तो उसने उन लोगों का व्यवहार देखा जो उसको पहले उकसाते थे, कि उनका व्यवहार जब तक वो अपने घर में थी वो अलग था, और जैसे ही वो वहाँ से अलग हुई उनका व्यवहार उसके प्रति अलग हो गया। ऐसे ही हमने कई बार हस्बैंड्स को भी देखा है।
कई बार हमने ये भी देखा है कि डिस्प्यूट को बढ़ाने में कुछ रिश्तेदार भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी ईगोज भी इन्वॉल्व रहती हैं कि मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मैं तो ऐसे करूँगा। अक्सर ऐसा होता होगा बहुत सारे मैं केस। अक्सर या बहुत सारे तो नहीं, पर मतलब ऐसी भी फ्रिक्वेंसी है। किसी रिश्तेदार का योगदान है इसमें। हाँ, मतलब बजाय के कंसर्टेड एफर्ट्स करने के हस्बैंड और वाइफ साथ रहें, मैरिज बच जाए, वो कहीं ना कहीं कई बार आग में घी का काम भी करते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। अच्छा, जब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा किसी से आप पूछो, कोई रिसेंटली अलग हुआ कपल, तो कपल एक दूसरे के बारे में यही कहते हैं कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हाँ, था, दोनों एक दूसरे को एक्यूज करते हैं, है ना। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बार बार पूछते हैं तब भी हमें सारा सच नहीं बताते, ऐसा भी वकील से भी छुपा हाँ, लेते हैं। वकील से कहते हैं वकील और डॉक्टर से कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। देखो, होना तो यही चाहिए। देखो, कई बार हमसे ना लोग कहते हैं कि वकील झूठ बोलते हैं या अदालतों में झूठ चलता है। हाँ। ऐसा होता नहीं है। देखिए, आप दो लिटिगेंट्स हैं, दोनों ही झूठ बोलेंगे और फिर आप कहें कि अदालतों में झूठ चलता है, तो ये कोई बात नहीं हुई ना। आप दोनों सच बोल के देखें, आपको पता लगेगा सच ही चलेगा। तो वो चीज़ें हैं कि मतलब हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ओवर वर्क करता है, जो मुझे चाहिए उस चीज़ के लिए इतना ओवर वर्क करके अपनी नोशंस बना के जो फैक्ट्स हैं उनको फिल्टर करके बताता है। मतलब देखिए, हम एज ए वकील कभी अपने क्लाइंट को जज नहीं करते कि आप ठीक हो या गलत हो। आप हमारे पास एक प्रॉब्लम लेके आते हैं, आप उसका एक सोल्यूशन चाहते हैं। एज ए रेस्पॉन्सिबल एडवोकेट हमारी ड्यूटी होती है कि जो आप चाह रहे हैं वो आपके हित में है या नहीं, एक बात, जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलने की संभावनाएं कितनी है, दो बात। और जो लिटिगेंट्स हैं उनको इन बातों पर ध्यान करना चाहिए लिटिगेशन में जाने से पहले कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते के अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, आप क्या क्या फेस कर सकते हैं, उस बारे में अपने वकील से डिस्कस करें। और ऐसा ना करें कि जो आप सुनना चाह रहे हैं वही कोई बोल रहा है तो वो ठीक बोल रहा है। आप में ये भी होना चाहिए। वकील बेचारा जो क्लाइंट आएगा और वो कहेगा मुझे तलाक चाहिए, हाँ हाँ मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। ये तो देखो कहने की बातें, ऐसा नहीं होता। मैं नहीं मानता कि ऐसा कहा जाता हो। नहीं, अच्छे काउंसिल की बात नहीं, देखो आप ऐसे ना कहेंगे काउंसिल अच्छे ही होते हैं। देखो, जो काम कर रहा है, जिसके पास भी काम है, उसको कोई ना कोई काम दे रहा है, तो काम तभी देगा जब वो काम ठीक कर रहा होगा। जो काम ठीक नहीं कर रहा होगा उसको कोई काम नहीं देगा। लेकिन क्या होता है, जब आप एंजाइटी में होते हैं, मतलब बहुत बार आप जो एक्चुअल सिंसियर एडवाइस है आप उसको नहीं सुन रहे होते हैं। अच्छा, वो फिर उस लिटिगेंट के लिए परेशानी का कारण बनती है। मतलब कोर्ट में तलाक लेना एक पेचीदा वर्क है। पेचीदा वर्क इसलिए है ना कि आपको तलाक सिर्फ तलाक दे दीजिए ऐसे कहने से नहीं मिल सकता। डिवोर्स के लिए उसके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधान में जो आधार दिए गए हैं, वो आधार आपको साबित करने होंगे कोर्ट्स में। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी होता है उन दोनों के बीच में ही होता है। हस्बैंड कहेगा ऐसे हुआ, वाइफ कहेगी ऐसे नहीं हुआ, वाइफ कहेगी ऐसे हुआ, हस्बैंड कहेगा ऐसा नहीं हुआ। अब उसको साबित कैसे करेंगे? जो दोनों के बीच की बात है, तीसरा कोई गवाह है ही नहीं। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल वेयर एंड टीयर ऑफ लाइफ है। मान लीजिए अब हस्बैंड का मूड खराब है, वाइफ ने कुछ टोक दिया, वो फ्लेयर अप हो गया। वाइफ का मूड खराब है, हस्बैंड ने टोक दिया, वो फ्लेयर अप हो गई। अब वो चीज़ें नॉर्मल हैं। अच्छी बात क्या है कि चलो आपने गुस्सा कर लिया, आप नाराज़ हो गए, जब आपका टेम्परेचर कूल डाउन हो, आपका गुस्सा ठंडा हो, तो आप अच्छे से बात करो। और रिलेशनशिप्स का सबसे अच्छी बात ये होती है कि देखो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ना, आपकी गलती नहीं भी है तो सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता। अल्टीमेटली तो फैमिली को इकट्ठा रखने से ही मतलब है। और वैसे भी सफल दाम्पत्य का सूत्र भी यही है कि हस्बैंड को सॉरी बोलने में देरी नहीं करनी चाहिए। देखिए, कायदे से देखे जाए, हम कहते हैं कि हस्बैंड हेड ऑफ द फैमिली है, अगर स्मॉल फैमिली है तो अगर हेड ऑफ द फैमिली है तो जिम्मेदारी तो उस पर सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा। हाँ जी। अब लिटिगेशंस का एक और डर्टी एस्पेक्ट है जो हमने बार बार देखा है, महसूस भी किया है। जहाँ वाइफ जो है वो वर्किंग वुमेन नहीं है, उनको जब वो सेपरेशन पीरियड में होती हैं, जब तक तलाक नहीं मिला, इस वजह से उनको कोई कंट्रीब्यूशन या मेंटेनेंस नहीं दिया जाता कि हाँ हम इनको सबक सिखाएंगे। जबकि हस्बैंड की ये मोरल ड्यूटी भी है, लीगल ड्यूटी भी है। चलो आपकी आपस में नहीं बन पाई XYZ किसी भी वजह से, पर आपकी एक ड्यूटी है, कोर्ट लॉ ने प्रोवाइड कर रखा है कि आप उसको मेंटेन करेंगे। आपको पता है आपकी इनकम कितनी है, तो ये मोरल ड्यूटी भी है कि आप एक रीजनेबल अमाउंट उसको मेंटेनेंस का दें।
लेकिन कोर्टों में इस बात पर ही झगड़ा होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जब आप शादी की बात करने जाएंगे तो क्या कहेंगे, जी हमारे पास ये भी है, मेरा लड़का इतने कमाता है, ये है। और डिस्प्यूट होते कहते हैं जी लड़के के पास कुछ नहीं है, बेरोजगार है। बेरोजगार है, वो तो उसकी एक जितनी आपके इनकम और असेट्स हैं छुपाने में लग जाएंगे। वो तो तो है कई बार हम हंसते हैं इस बात को लेके। मैं कहा जी आप गरीब हो या अमीर हो, डिसाइड करके बताओ। वो तो आपके ही कोर्ट के एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील रहे हैं, उनका किस्सा भी है। वो जब उन्होंने दहेज उत्पीड़न का केस किया तो उन्होंने कहा कि जज साहब ये तो इतना बड़ा खानदानी परिवार है, इनके आप जाके आप पता करोगे ये दहेज मांग सकता है परिवार, ये तो देते हैं लोगों को। थोड़े दिन बाद जब मेंटेनेंस की बात आई तो बोले जज साहब ये तो इतने गरीब आदमी हैं, इनके तो बहुत मतलब, वो फिर जज पहचान गए वो चीजें। बोले आप उस तब तो ये कह रहे थे कि ये बहुत खानदानी है। बोला जी ऐसा ना जिनका ईसा होया है ना, ईसा तो मैंने होता ही नहीं देखा। तो ये एक है ऐसा। और मतलब इसमें क्या होता है, जैसे अगर हस्बैंड को कोई एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो उनसे कहने की भी कोशिश करता है कि आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दें, तो वो उस एडवाइस को सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि मेंटेनेंस या तो ना ही मिले, कोई रीजन या ग्राउंड जैसे लेके ऐसे ऐसे केसेस भी आए कि थैले में सिक्के भर के पहुंच गया कोर्ट। हाँ, परेशान करने के लिए जज ने कहा कि तुम ही गिनो इनको बैठ के हाँ आराम से। बिल्कुल ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं कि जानबूझ के छोटी डिनोमिनेशन के नोट्स दें और जानबूझ के उसमें कमी पेशी करके दें कि दूसरे के एफर्ट्स लगे उसको काउंट करने में, करते हैं ऐसा भी। तो यही है, ये डर्टी टैक्टिक्स हैं जो हम कहते हैं ना समाज में गिरावट है। गिरावट का कारण हम सभी हैं। गिरावट किसी एक से नहीं होती है, हम सब कारण है। तो आप लोग समझाते भी हैं पहले कपल आपके पास आता है तो भाई बसा लो? देखो ये हमारी ना लीगल और मॉरल ड्यूटी भी है कि कोई जो हमारे जो सामाजिक प्रतिबंध है ना इस चीज़ में कि भाई कोर्ट्स में ना जाएं, सामाजिक तरीके से जो सुलझाने की प्रक्रियाएं थी, उसमें एक अच्छा एस्पेक्ट ये था कि ज़्यादातर लोग, चार आदमी जो जायज़ और ठीक बात कह रहे हैं तो उसको मान लेते थे। अब परिस्थितियां ये हो गई हैं कि कोई जायज़ और ठीक बात कह रहा है तो जो मानने वाला है वो उसको अपने फ़ायदे या नुकसान में तोल के मानता या नहीं मानता है। उस चीज़ की वजह से अब एक डिस्ट्रस्ट का माहौल हो गया है कि मान लीजिए कोई आपको एक अच्छी बात कह रहा है, समझदारी की बात कह रहा है, तो आप ये नहीं, कहीं उनसे तो नहीं मिल गया। अच्छा, मतलब लड़का पहले सक जाएगा। हाँ, लड़के वाले से कोई कह रहा है तो लड़की वालों से तो नहीं मिल गया, लड़की वालों से कह लड़के वालों से तो नहीं मिल गया। मतलब ये एक डिस्ट्रस्ट का जो माहौल है वो भी इसमें एक योग कारक है। और उस वजह से जो लोग, जो बुजुर्ग इन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं तो वो पीछे हटते हैं कि नहीं मेरी बेइज्जती करेंगे। ऑब्वियसली भाई आपको कोई बात कही जा रही है या कोई जिम्मेदारी ले रहा है, मान लीजिए किसी ने किसी के व्यवहार की जिम्मेदारी ली, भाई ठीक है मैं ध्यान करूंगा, आप लोग साथ रहो, कोई दिक्कत हो मुझे बताना, मैं सोल्यूशन निकालूंगा। तो जिसकी उसने जिम्मेदारी ली उसको अगर वो कुछ कहता है करने के लिए और नहीं मानता तो वो आदमी पीछे हट जाता है फिर कि भाई जब मानते ही नहीं है तो मैं क्यों बेइज्जती कर रहा हूँ। ये भी एक कारण है कि जो चीज़ें ज़्यादा कोर्टों में आ रही हैं। अच्छा सिंघल साहब, आउट ऑफ कोर्ट कितने मामले मतलब म्यूचुअल से अब सोल्व हो जाते हैं या परसेंटेज की कमी आ रही है अभी इसमें? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कमी आ रही है, लेकिन जहाँ कपल वर्किंग हैं दोनों और दोनों ही मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में है, वहाँ पर कुछ परसेंटेज थोड़ा बड़ी है कि वो आपस में ये सोच के भाई हम झगड़ेंगे, एनर्जी लिटिगेशन में वेस्ट करेंगे, और जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम साथ नहीं रह सकते तो वो लोग ऐसे हैं जो अपने सॉल्यूशंस निकाल के आ भी जाते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। अच्छा, आ जाते हैं। तो उनमें भी 6 महीने का पीरियड तो लगता ही है। हाँ, वो तो देखिए मैरिज के 1 साल से पहले आप डाइवोर्स केस नहीं डाल सकते। अच्छा। और म्यूचुअल कंसेंट में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड मैंडेटरी है। अच्छा। हालांकि कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो कोर्ट को पावर देती हैं कि उसको कंडोन कर सकती हैं, पर उसके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बताने पड़ते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए केसेज वो जिन्होंने शादी के 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, कम टाइम हुआ है। अब ऐसे केसेस भी आपके पास आ रहे हैं जो शादी के 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं? हमारे पास ऐसे केसेस तो कम हैं हमारी सिटी में, लेकिन जैसे हम सोशल मीडिया पर न्यूज़ में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे बड़े बड़े कपल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसा है या सोशल रिकॉग्निशन है, जैसे अब ए आर रहमान जी का है, पीछे और ऐसे कुछ सिंगर्स कुछ इस तरीके के। वो तो कहते हैं कि हम आपसी सहमति से अलग होने का फैसला करें। लेकिन वो सिचुएशंस हैं कि भाई कोई ना कोई कारण तो ऐसे हैं, और हमारे जैसे छोटे शहरों में ऐसा कभी कम है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ज़्यादा है। आपके पास आया कोई केस ऐसा कभी? हाँ, आया था, एक केस आया था, उसमें जो कपल का काफ़ी एडवांस स्टेज में था, उसमें हस्बैंड डाइवोर्स लेने में इच्छुक था, वाइफ लेने में इच्छुक नहीं थे। उसमें वाइफ के कहना ये था कि हस्बैंड वाज हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड इनकार करता था
और वाइफ को जो इस बात का शक था तो शी हैड रिफ्यूज टू रिजाइड विद हिम। ओके। बच्चों को लेके वो अलग रहते थे, तो ऐसा भी है। उनकी सहमति नहीं बनी फिर नहीं रहने बनी, उनकी पे, उनका डाइवोर्स ही हुआ फिर? नहीं, डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइल की थी बट कल्मिनेट होने से पहले वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। एज थे वो अराउंड 58 के आसपास की एज थी उनकी। अच्छा, अब ये तो हो गया रिश्तों की बात, जी। पति पत्नी के रिश्ते। अब आते हैं बाप बेटे के रिश्ते, जी। बाप बेटी का रिश्ता। जी। अब तो आपकी कोर्ट, आपके पास ऐसे लिटिगेशन भी आ रहे हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो पिता कह रहा है कि मेरे बेटे ने मेरा हक दबा लिया, या बेटा कह रहा है कि मेरा पिता मेरा हक नहीं दे रहा। देखिए, जो सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट आया है और जो प्रॉपर्टीज़ बाप बेटे या बेटी को देते हैं उनमें इश्यूज आ रहे हैं। और जो हमारे से पहले की जनरेशन है, जो आज बुजुर्ग हैं 75-80 एज के, उनमें भी एक अलग तरीके के केसेस आ रहे हैं। अच्छा। कि किसी के पास 3 या 4 बच्चे हैं, अब आदमी जो है एक के पास ही रहेगा। जिनके पास रहा उसने कुछ कागज़ बनवा लिए कि सारी प्रॉपर्टी मेरी, फिर वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे बच्चे के पास गया, उसने सारे कागज़ लिखवा लिए वो सारी प्रॉपर्टी मेरी। तो ऐसे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। अब एक आलोक श्रीवास्तव की एक कविता है जी। कि घर जब तकसीम हुआ तो किसी के हिस्से खेत, किसी के हिस्से घर आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। हैं? लेकिन अब केवल माँ से तो संतोष नहीं करता कोई। नहीं, अब ना माँ और बाप नहीं चाहिए। संतोष वाली बात भी नहीं है। अच्छा। अब माँ और बाप नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए उनकी। तो ये तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हाँ। सीनियर सिटीजन हैं, जी। उनको ये सोचना चाहिए कि इतने सीनियर काउंसिल ये कह रहे हैं कि वो सारी संपत्ति बच्चों को ना दें, अपने बुढ़ापे के लिए रखें बचा के। हाँ, देखो, हमसे अगर कोई पूछते हैं तो हम उनसे यही कहते हैं कि देखिए, आप अगर अपने जीते जी ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर आपकी जो बच्चे हैं वो सोशली मोरली अच्छे हुए तो आपका बुढ़ापा ठीक कट जाएगा। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा हुआ जिसने कोई इश्यूज रेज कर दिए, क्रिएट कर दिए, तो आप लोगों के लिए परेशानी रहेगी। तो थोड़ा सा रखें अपना बचा के। मतलब देखो, आपने जो डिवीजन करनी है प्रॉपर्टीज़ की, आप उसका खाका तैयार कर लें, उसको आप वसीयत के माध्यम से कर लें। अच्छा, ये जो वसीयत का आपने जिक्र किया सिंगल साहब, फिल्मों में देखते थे हम जी। कि फलाना सेठ चला गया तो उसकी वसीयत खुली। हाँ जी। हमने प्रैक्टिकली मतलब नहीं देखी ये वसीयत, कोई वसीयत नाम की चीज़ भी होती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है वसीयत का? देखो, बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है। जिस आदमी के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड है, वो कहीं भी किसी तहसील में जाके अपनी वसीयत लिखवा के रजिस्टर करवा सकता है। अच्छा। और उसकी वो सील हो जाती है, जो कॉपी होती हैं। अच्छा जी। जब उनका डेथ सर्टिफिकेट जाता है तब खुलती हैं। वो कौन खोलता है उसको? जब डेथ सर्टिफिकेट होगा तो लीगल हेयर्स अप्लाई करेंगे। अच्छा। डेथ सर्टिफिकेट उनके वकील अप्लाई करेंगे? नहीं, लीगल हेयर्स भी कर सकते हैं, जिसको जानकारी है कि वसीयत। और वो रजिस्ट्री जो सील बंद होती है वो तहसीलदार के पास रहती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो लिफाफाइयों का ही? हाँ जी। तो तहसीलदार पढ़ के सुनाएंगे? मतलब कॉपी मिल जाती है उसकी, और जो ओरिजिनल होती है वो जो वसीयत करता है उसके पास होती है, वो किसी के पास भी रखना चाहे, जिसके पास वो रखना चाहे, फिर उसकी ड्यूटी होती है कि उनकी डेथ के बाद उनके लीगल हेयर्स में उसको दे। हाँ जी। तो जो आमतौर पे उनके वकील ही होते होंगे ऐसे? वकील भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। बेसिकली कि ऐसा आदमी जिस पे उनको ट्रस्ट हो कि हाँ, मेरे मरने के बाद इस वसीयत को जिस तरीके से मैं इसने लिखा है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, उन मेरे वारिसों में ये चीज़ रखेगा। आपने कराई कुछ वसीयत? वसीयत तो हमने कराई है, लेकिन इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है कि भाई डेथ के बाद हम लीगल हेयर्स को इंटीमेट करें कि हाँ, आपके फादर यह कर गए थे। अच्छा। हालांकि हम कहने की ये कोशिश, कल्चर मतलब रोहतक में अभी ये पहुंचा नहीं है? नहीं, हम उनको ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए, वसीयत भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं कि वसीयत कर गए तो वो एज इट इज चलेगी, उसके ऊपर भी झगड़े हो जाते हैं। वसीयत बहुत ज़्यादा 3-3 वसीयत दे देते हैं लोग लाके। मैंने बताया तो, जिसके पास रहे उसी ने कागज साइन करवा लिए। मैंने बताया तो आपको ये बात। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आप जो भी वसीयत करें, आपके जितने भी लीगल हेयर्स हैं जिनमें आपकी संपत्ति बंटनी है, आप उनको गवाह बनाएं, उनके साइन हों उसमें, ताकि उनको पता रहे कि हमारे बुजुर्गों ने ये वसीयत की है। अच्छा। और आप उन सबको एक एक कॉपी भी दें उसकी, ताकि उनके पास पता रहे। और क्योंकि अगर सबके सामने ये होगा तो झगड़े की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी, और कल को अगर कोई उसमें शैतानी करके लिटिगेशन करने की कोशिश भी करेगा तो उसके हाथ फिर कुछ आएगा नहीं। तो बेहतर है जो संबंधित पक्ष है उनको दे दो एक कॉपी। मतलब संबंधित पक्षों को गवाह बनाएं, उनके साइन कराएं। और क्योंकि अगर किसी को डिस्प्यूट होगा, मना करेगा साइन करने से, आपको पता लग जाएगा वो खुश नहीं है इस बंटवारे से।
क्योंकि जो खुश होगा थोड़े बोल पड़ेगा जी। हाँ, मतलब नहीं भी बोलेगा, अगर इस बुजुर्गी का लिहाज करके कहता मैं बोलना नहीं है, लेकिन बहाने बनाएगा साइन ना करने के। आपको पता लग जाएगा अगर वो साइन कर रहा है तो वो खुश है। लेकिन एक बात तो तय ही होगी सिंघल साहब की, रिश्ते निभाना अब चुनौतीपूर्ण तो हो गया, देखो ना। हाँ, चुनौतीपूर्ण बहुत ज़्यादा हो गया है ना? सिर्फ चुनौतीपूर्ण नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया। रिश्तों को निभाना, अपने परिवार को इकट्ठा रखना, ये बहुत चुनौती। मेरे एक दोस्त हैं, वो बिचौलिए का काम करते हैं। वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। मैं कभी उनका भी इंटरव्यू दिखाऊंगा, वो भी एक यूनिक चीज़ है उनके। जो उन्होंने एक अलग से ग्रुप बना रखा है डाइवोर्स्ड का। तो बोले ये पता नहीं, मैंने वैसे क्रिएट किया पेज की, चलो देखते हैं डाइवोर्स। तो डाइवोर्स पे भी 25,000 लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं शादी के लिए। मतलब बोले ये डाटा मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला था कि इतने मतलब लोग डाइवोर्स्ड हैं हमारी आसपास की सोसाइटी में। तो ये वो फिर वकीलों के और पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुँच के तो डाइवोर्स तक पहुँचे होंगे। बिल्कुल, वो डाइवोर्स की प्रक्रिया हिंदूज में तो कोर्ट की प्रक्रिया ही है, इससे बाहर कोई प्रक्रिया नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट एक मात्र प्रावधान है उसका। और अब तो मुस्लिम में भी हुआ है। मतलब मुस्लिम में थोड़ा सा फर्क है भाई, जो प्रक्रिया है उसको बदल दिया गया है, लेकिन हिंदूज में तो सिर्फ कोर्ट से ही जो है तलाक हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। चलो, आपने बड़े अच्छे तरीके से बात रखी है और मुझे लगता है इसका समाधान वकीलों के पास कम है, परिवार के पास ज़्यादा है। हाँ, पारिवारिक संबंधों में जो असल सॉल्यूशन है वो परिवार के पास ही होता है। उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें तो जो उनके नज़दीकी परिवार के सदस्य हैं उनके पास होता है। और ये उन सब की जिम्मेदारी भी है कि अगर परिवार में या परिवार एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में ऐसी कोई डिस्प्यूट है तो सहयोग करें उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने में। अब तो फैमिली लॉयर भी अलग से होने पर, मतलब छोटे शहरों में कॉन्सेप्ट थे नहीं फैमिली कोर्ट के, अब तो एक्सपर्ट वकील भी होने लगे है ना। मतलब देखिए हमारे यहाँ ना एक फिल्म में गोविंदा बने थे। हाँ जी। तब पता चला था कि तलाक का भी एक मतलब डाइवोर्स का भी एक अलग से वकील हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि अलग से वकील हो सकते हैं, बट क्या है कि अगर कोई एक ही फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कहता है कि हाँ ऐसे है, वो एक डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बट कुल मिला के बात यही आती है कि कोर्ट में जो हमारे पारिवारिक रिश्ते जा रहे हैं, आप मतलब सरप्राइज होंगे ये बात जान के कि न सिर्फ फैमिली कोर्ट, अगर हम सिविल लिटिगेशन की बात करें तो आज का लिटिगेशन अपनों में ही है। अच्छा, पहले कभी होता था कि आपकी लिटिगेशन जो थी वो आपके पार्टनर्स के साथ थी या ऐसे लोगों के साथ थी जिनका आपके परिवार से लेना देना नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। अब जो लिटिगेशंस हैं वो ओवरवेलमिंगली पारिवारिक लिटिगेशंस हैं, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को लेके या साथ रहने या साथ ना रहने को लेके सब चल रहे हैं, कोर्टों में भाग रहे हैं तो मतलब सहन शक्ति कम हो गई है, या तो ये बात है, या चीज़ों को समझने की जो हमारा नज़रिया है वो बदल गया है, या शब्दों की चुभन ऐसी हो गई है कि वो जल्दी से जाती नहीं है। ज़्यादा चुभते हैं आप सब ना। वैसे समाज के लिए तो बुरा है, पर वकील साथियों के लिए तो अच्छा ही है। क्यों? वकील क्या समाज का हिस्सा नहीं है? समाज में अगर कुछ बढ़ेगा तो हम अछूते कैसे रहेंगे? हमारा भी तो परिवार है ना। हाँ, ये बात भी है जी। तो आप आउट ऑफ सेटलमेंट ही ज़्यादा बेहतर है, शब्दों के तीर ना चलाएं। देखिए जो कोर्टों में लड़ते भी है ना, उसमें भी 90% केसेस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है। अच्छा जी, 90%। जी ठीक है, कोर्टों ने जैसे हमारे जो सामाजिक दायरे थे आपसी सुलह समझौते के वो ख़त्म हुए तो मीडिएशन कंसिलिएशन सेंटर्स बनाए, वहाँ पर हमारे कुछ वकील साहिबान को ट्रेन किया जाता है कि आप लोगों को समझाएं, लिटिगेंट्स को समझाएं कि आपसी बातचीत से आपस में बैठ के सुलह सफाई करें। उसके अपने फॉल आउट्स हैं कि जो हमारा पुराना सिस्टम था उसमें क्योंकि जो लोग सुलह सफाई की कोशिश करते थे वो आपके आसपास के आपके नोन होते थे, ट्रस्ट फैक्टर होता था। इसमें वो थोड़ा सा इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पा रहा कि डिस्ट्रस्ट फैक्टर है। डिस्ट्रस्ट ये है कि भाई जो आदमी आपको समझा रहा है, मान लीजिए लेडीज़ से कुछ कहा कि आप ये चीज़ थोड़ा सा टोन डाउन कर दीजिए, इस डिमांड को आप कम कर लीजिए, या हस्बैंड से कहा कि आप इस डिमांड को मान लीजिए, तो बजाय ये सोचने के वो हम दोनों के हित में बात कर रहा है, वो ये सोचते हैं कि ये उससे मिला हुआ है। तो जो डिस्ट्रस्ट फैक्टर है उस वजह से वो इतना कुछ काम तो फिल्मों ने भी खराब कर दिए।
फिल्मों ने ऐसे शक डाल दिए दिमाग में कि ऐसा भी होता है ना। देखो मतलब क्या है ना, ये कहते हैं ना, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था जी। और जो ये हमारे रिश्तों के अंदर दरारें हैं उसकी बुनियाद शक ही है, चाहे वो किसी भी किस्म का हो। अब आदमी के मन में क्या है, वो आपके प्रति अच्छी भावना रखता है या दुर्भावना रखता है। कोई हमारे माथे पर कोई स्क्रीन तो है नहीं कि आदमी चलिए, मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ इसी उस पे। एक हस्बैंड खेत में से आया, जमींदार था बेचारा, तो घरवाली से आके पानी मांगा। वो कोई काम लग रही होगी या सुना नहीं होगा, इंटेंशनली था या नॉन इंटेंशनली था, वो पानी नहीं लाई। उसने दोबारा मांगा बेचारे ने पैसा, तो वो तब थोड़ी झुंझुन में भर के लाई, तो उसने उसका एक लगा दिया। वो रूठ के अपनी ससुराल चली गई। ससुराल से पंचायत आ गई, बोले भाई क्या गलती हुई? इन्होंने बोला जी कोई गलती नहीं हुई, सिर्फ इससे ये पूछ लो कि घड़ा दूर था कि गांव दूर था। चलो ये तो ना हमारा क्या है कि तो फ्यूडल सिस्टम था, उसकी बात थी। अब नहीं, अब मतलब अब तो देखो वायलेंस का तो कोई स्थान है नहीं। मतलब मैं जब कह रहा हूँ कि शब्द ही इतने चुभ जाते हैं, तो शब्द ही वायलेंस है अब तो। मतलब शब्द इतने ज्यादा चुभ जाते हैं कि आप वायलेंस से तो सोचिए फिर क्या असर होगा, क्या होगा। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके बात करने का विषय था। और सिंघल साहब इंसान बहुत बढ़िया हैं, मैं इनसे जितना कोर्ट में बात हुई, और इत्तेफाक से हम एक ही बार के सदस्य भी हैं, बस मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो, लेकिन आप बहुत डिग्निटी है और आपने बहुत अच्छे तरीके से केस लड़े हैं और आपका नाम है। तो दोस्तों समाधान ये एक ही है, एक दूसरे पे मेरे ख्याल से भरोसा करें, एक दूसरे पे शब्दों के तीर मत चलाएं जी। और रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी केवल महिला पे नहीं है, पुरुष पे भी है। पुरुष पे ज्यादा है। हाँ, दोनों समझे है ना। हाँ, पुरुष पे ज्यादा जिम्मेदारी मैं ये कहूँगा। और परिवार के सदस्यों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बच्चों को जहाँ समझाने की जरूरत है वहाँ समझाएं, उनका पक्ष ना लें। या बच्चे ने जो बताया है उसको आंख बंद करके ना माने, क्रॉस चेक कर ले, जहाँ उसकी गलती है उसको बताएं कि बेटा यहाँ आपकी गलती है। तो दोस्तों आपको क्या कहना है, रिश्ते टूटने का कारण क्या है? आपने अपनी आसपास की सोसाइटी में आप किस कारण को मजबूत मानते हैं? रिश्ते टूटने के क्या कारण है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी चर्चाएं हमें आगे जारी रखनी चाहिए क्या, इस बारे में भी आप जरूर बताएं। सिंघल साहब आप आए, आपने बात रखी, और आपका संडे का दिन किस चीज़ को पढ़ने वढ़ने का दिन होता है, मैंने आपका थोड़ा टाइम तो ले लिया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका धन्यवाद।